हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 फरवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइनों को देख लेते हैं। इंसान को ये 6 चीज़ें बर्बाद कर देती हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। देखिए, जब भी आप कभी पढ़ने का आपका मन होगा तो आपको निश्चित तौर पर नींद आती होगी, और जब आप सो जाते हैं तब आपको पछतावा होता होगा कि मैंने वो समय बर्बाद कर दिया। इसलिए थोड़ा सा अपनी नींद पर कंट्रोल करिए। अगर आपने कोई टाइम टेबल बना रखा है तो जब तक उसे आप फॉलो नहीं कर लेते, उसे कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना भी आपकी जो कमज़ोरी है उसको दिखाता है। डर, आपको डर लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर मुझसे ये टाइम टेबल कंप्लीट नहीं होगा, मुझसे ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो इसे आपको निकालना होगा। थकान, अगर आपको थकान होती है तो फिर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। आलस्य को दूर करिए, यानी कि कोई भी काम जो है उसको बिना थकान या बिना किसी आलस के पूरा करिए। और काम टालने की आदत, अगर आप अपने काम को टालते हैं, अगर आपने कोई टॉपिक चुन रखा है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो आप उसे कल पर मत टालिए, उसे आज ही फिनिश करिए। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि उत्तराखंड में फिर तबाही। ग्लेशियर टूटने से सैलाब आ गया है, जो उसमें 170 लोग लगभग लापता हैं और 13 लोग के अभी 100 मिले हैं। ये बहुत ही कम आंकड़ा है अभी फिलहाल में। नेक्स्ट है कि 7 और कोरोना वैक्सीन बना रहा है भारत। ये स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। पहली न्यूज़ है कि उत्तराखंड में फिर तबाही। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। नंदा देवी बायोस्फीयर क्षेत्र में आई इस आपदा से ऋषि गंगा पर करीब 13 मेगावाट का ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट ध्वस्त हो गया और धौली गंगा पर 520 मेगावाट का तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अचानक आए सैलाब से वहां काम कर रहे श्रमिकों व कर्मियों समेत करीब 200 लोग फंस गए। बचाव कार्य के दौरान 2 सुरंगों में फंसे करीब 50 में से 12 श्रमिकों को बचाने में सफलता मिली है। देर रात करीब 1300 मिल चुके थे। करीब 170 लोग अभी भी लापता हैं, जिसमें 5 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। दोनों प्रोजेक्ट में काम करने वाले बिहार व उत्तर प्रदेश के श्रमिक बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि लापता लोगों की संख्या अनुमान से ज़्यादा हो सकती है। राहत एवं बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ और सेना की टीमें सक्रियता से जुटी हुई हैं। नेक्स्ट है 7 और कोरोना वैक्सीन बना रहा है भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोलकाता में कहा कि देश 7 और कोरोना वैक्सीन विकसित कर रहा है, साथ ही सभी को टीका लगाने की दिशा में काम कर रहा है। 7 नए टीकों में से 3 परीक्षण के तीसरे चरण में हैं, एक पहले चरण में, एक अन्य दूसरे चरण में परीक्षण को है, जबकि 2 प्री क्लिनिकल चरण में हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल कोविड-19 का टीका आपदा स्थिति के आधार पर लगाया जा रहा है और पूरी निगरानी और नियंत्रण तरीके से टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टीके को खुले बाजार में उतारने की केंद्र सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है और इसका फैसला परिस्थिति के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है कि कश्मीरी युवाओं को तुर्की में दी जा रही है दुष्प्रचार की ट्रेनिंग। देखिए, तुर्की ने हमेशा ही भारत के लिए निगेटिव ही बोला है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई थी, तो भी उन्होंने ये बयान दिया था कि उन्हें 370 धारा नहीं हटानी चाहिए, जबकि ये भारत का आंतरिक मामला है। किसी भी कानून को लागू करना, उसे हटाना, ये उस देश का अंदरूनी मामला होता है। अब उसमें तुर्की ने अगर पाकिस्तान का पक्ष लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया था, उस पर भी भारत ने काफ़ी कड़ी आपत्ति जताई थी। तुर्की कश्मीर को लेकर भारत विरोधी दुष्प्रचार के नए केंद्र के रूप में सामने आया है। स्टूडेंट वीज़ा पर तुर्की गए कश्मीरी लड़कों के इंटरनेट मीडिया पर भारत विरोधी दुष्प्रचार में शामिल होने के सबूत मिलने के बाद केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ऐसे कई छात्रों की पहचान की जा चुकी है और सुरक्षा एजेंसी उनका पासपोर्ट रद्द करने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र लिखने की तैयारी में है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों इराक, सीरिया व अन्य देशों में हिंसा के वीडियो और फोटो को कश्मीर में सुरक्षा बलों की ज्यादती के रूप में इंटरनेट मीडिया पर जारी किया गया था। जब उनकी जांच की गई तो पता चला कि ये सभी तुर्की में फर्जी इंटरनेट मीडिया अकाउंट से अपलोड किए गए थे।
बाद में इन अकाउंट के पीछे वहां पढ़ने वाले कुछ कश्मीरी युवाओं के होने के सबूत मिले थे। अभी तक ऐसे लगभग आधा दर्जन युवाओं की पहचान की जा चुकी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं कि विनिवेश को लेकर घर के गहने बेचने जैसे आरोप लगाना गलत, ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। दूसरा है 4 साल में राजकोषीय घाटा 4.5% पर लाने का भरोसा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। निजीकरण के लक्ष्य को घर के गहने बेचने जैसा बताना बेकार की बात है। पिछली सभी सरकारों ने भी विनिवेश किया है और अब मोदी सरकार ने इसकी स्पष्ट रणनीति तैयार की है कि कौन सी कंपनियों में विनिवेश होना है और किन रणनीतिक क्षेत्रों में हाथ नहीं लगाना है। बाजार में विनिवेश का बड़ा लक्ष्य तय करने के बाद से विपक्ष की ओर से लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यह बात कही है। बजट में 2 सरकारी बैंकों और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विनिवेश की बात कही गई है। रविवार को उद्यमियों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि घर के गहने बेचने जैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के जेवर को ठोस बनाया जा रहा है, इसे हमारी ताकत होनी चाहिए। अपने इतने खराब तरीके से इन पर खर्च किया गया है कि कई सरकारी कंपनियां आज चल पाने में भी सक्षम नहीं हैं। नेक्स्ट है कि 4 साल में राजकोषीय घाटा 4.5% पर लाने का भरोसा। सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% के स्तर पर लाने का भरोसा है। व्यय सचिव टीवी सोमनाथ ने रविवार को यह बात कही। सोमनाथ ने कहा कि हर साल मौजूदा मूल्य पर जीडीपी में 10% की वृद्धि से हम राजकोषीय घाटे को तय लक्ष्य के अंदर ला सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में भारत का राजकोषीय घाटा 3.5% के लक्ष्य से कहीं ऊपर निकल जाने का अनुमान है। संशोधित अनुमानों के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को चलाने को सरकार को अधिक खर्च करना पड़ा है। इससे चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5% के ऊंचे स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 6.8% का अनुमान है। सरकार ने 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे को 4.5% पर लाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद का बजट। बजट देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र, हर समुदाय की आकांक्षाओं को पंख देकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला है। और इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं और भारत के गृह मंत्री भी हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा तंत्र में बदलाव की जरूरत। अपेक्षित समर्थन के अभाव में फिजियोथेरेपी जैसे प्रभावी प्रणाली का वांछित लाभ नहीं मिल सका है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है लोक नीतियों के जानकार डॉक्टर अजय खेमरिया द्वारा। तीसरा आर्टिकल है एक और आपदा। जिस तरीके से उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो आपदा आई है उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कोरोना की चुनौती और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच आम बजट लाना एक जटिल काम था, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने वाला सर्वस्पर्शी एवं सर्वांगीण विकास को समर्पित बजट पेश किया है। इस बजट के मूल्यांकन में इसकी मूल भावना को 2 बिंदुओं में समझना चाहिए। पहला यह कि महीनों तक लॉकडाउन के कारण ठप आर्थिक गतिविधियों के बावजूद यह बजट चुनौतियों से उबरकर आगे बढ़ने की मजबूत इच्छा शक्ति वाले सशक्त भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। दूसरा यह कि बजट में भविष्य के आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षा रखने वाले देश की संकल्प शक्ति नजर आती है। देश ने महसूस किया है कि यदि नेतृत्व दूरदर्शी और संकल्पवान हो तो आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। अनेक चुनौतियों के बावजूद मोदी सरकार ने किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बिना बजट में जन कल्याण के कार्यों को सबका साथ सबका विकास वाले मंत्र के साथ आगे बढ़ाया है। देखिए, जिस तरीके से मार्च से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी, उस समय बजट आ गया था और उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया था, तो उसमें कई आर्थिक गतिविधियां भारत की रुकी थी। भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी आर्थिक गतिविधियों पर ब्रेक लगा था। उसके बाद जीडीपी में भी असर पड़ा उस लॉकडाउन का। जब अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हुई
व्यापार फिर से सुचारू रूप से किया गया। लॉकडाउन में भारत सरकार द्वारा जो राहत पैकेज दिया गया था उससे भी व्यापारियों को काफ़ी लाभ मिला था। तब भी भारत ने अपनी आर्थिक गतिविधियों को उतना मजबूत बनाया जितना एक सुदृढ़ देश को बनाना चाहिए था। और जो बजट भी आया है वो भारत की दूरदर्शिता को दर्शाता है। भले ही लोगों के टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन ना किया गया हो, कोई अतिरिक्त टैक्स ना लगाया गया हो, लेकिन इस बजट से आत्मनिर्भर भारत की एक छवि देखने को मिलती है। बीते 7 दशकों में अनेक सरकारें आईं, किंतु वैश्विक पटल पर भारत की साख को बढ़ाते हुए युगानुकूल आर्थिक सुधारों के साथ सामान्य जन के कल्याण के प्रति इतनी प्रतिबद्ध सरकार पहले कभी नहीं आई। नए दशक में लाया गया यह पहला बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने की बुनियाद रखने वाला है। बजट देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र, हर समुदाय की आकांक्षाओं को पंख देकर नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करने वाला है। यह आत्मनिर्भर भारत के विकास की बुनियाद रखने वाला बजट है। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महामारी के दौरान देशव्यापी टेस्टिंग नेटवर्क पीपीई किट उत्पादन में भारत की कार्यशैली ने विकसित देशों को भी चकित किया। स्वास्थ्य बजट में 137% की ऐतिहासिक बढ़ोतरी करते हुए उसमें 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया। बजट में प्रस्तावित आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना से लगभग 75,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को मदद मिलेगी। नई लैब, नए संस्थान खुलने से स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव होंगे। बजट में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। भारत कोरोना टीके के निर्माण और उत्पादन में अग्रणी बना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ मोदी जी दुनिया के तमाम देशों में टीका पहुंचाकर भारत को वैश्विक पटल पर सम्मान दिला रहे हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा तंत्र में बदलाव की जरूरत। चिकित्सकों की कमी देश में एक प्रभावी स्वास्थ्य तंत्र की राह में बड़ी बाधा है। ऐसे में मोदी सरकार ने डेंटल और आयुष चिकित्सकों को एक ब्रिज कोर्स के साथ एलोपैथिक परामर्श का रास्ता खोला है। हालांकि एलोपैथी लॉबी ने इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं देश में चिकित्सकों की उपलब्धता और आवश्यकता के आंकड़े बताए गए हैं। आगामी 2 दशकों में भी मानक उपलब्धता के आसार नहीं हैं। लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने इस समस्या के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण अनुशंसा की है। इसके अंतर्गत फिजियोथेरेपी को उपचार की अहम प्रणाली के तौर पर अपनाने की बात कही गई है। फिलहाल देश में इस विधा का केंद्रीय नियामक संस्था भी नहीं है। गत सप्ताह आम बजट में नर्सिंग के लिए नए मिडवाइफरी बिल का जिक्र हुआ, पर फिजियोथेरेपी को लेकर कोई उल्लेख नहीं हुआ, जबकि देश में स्नातक, परास्नातक और पीएचडी तक इसकी पढ़ाई की जा रही है। प्राक्कलन समिति ने फिजियोथेरेपी को एक पूर्ण, विकसित एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। समिति के अनुसार फिजियोथेरेपी प्रामाणिक चिकित्सा प्रणाली है जिसका आयोग पीडियाट्रिक्स से लेकर जेरियाट्रिक्स तक कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। कुछ राज्यों में फिजियोथेरेपी के जरिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने का कार्य शुरू हो गया है। इस दिशा में झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में फिजियोथेरेपी परिषदों का गठन, राज्य में उपलब्धता फिजियोथेरेपिस्ट का उपयोग सरकारी अस्पतालों में किया जा रहा है। हालांकि इसमें मेडिकल कमीशन या प्राकृतिक चिकित्सा कमीशन जैसी किसी केंद्रीय नियामक संस्था का अभी भी अभाव है। इस कारण यह आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है कि भारत में इसके ऐसे विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और उनकी जन आरोग्य में क्या भूमिका है। मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में ऐसी परिषदों के गठन के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं। कुछ समय पूर्व नीति आयोग ने भी सामुदायिक चिकित्सा आधारित 6 माह के एक विशिष्ट ब्रिज कोर्स के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पदस्थापना की अनुमति प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर फिजियोथेरेपिस्ट को भौतिक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। आजकल की भागम भाग भरी जीवन शैली में शारीरिक रुग्णता ने एलोपैथिक दवाओं पर निर्भरता को अतिशय बढ़ाने का काम किया है। भौतिक चिकित्सा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने से इस समस्या का समाधान संभव है। भारतीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के बुनियादी अनुप्रयोग की व्यायाम और शारीरिक संचेतना पर आधारित है। मोदी सरकार ने होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा और नर्सिंग सेक्टर की आधुनिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत अध्ययन
बनाने के निर्णय लिए हैं तो भौतिक चिकित्सा को क्यों अनदेखा छोड़ दिया गया है, वह भी तब जब यह भौतिक और पारंपरिक दोनों स्तरों पर किफ़ायती एवं प्रभावी प्रणाली है। नेक्स्ट है कि एक और आपदा। उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमखंड टूटने से जो तबाही हुई है उसने 7 साल पहले केदारनाथ में आई उस भीषण आपदा की याद दिला दी जिसमें बड़े पैमाने पर विनाश किया था। फिलहाल यह कहना कठिन है कि हिमखंड टूटने से पहाड़ी नदियों में जो विकराल बाढ़ आई उससे जान माल का कहाँ कितना नुकसान हुआ, लेकिन ऋषि गंगा नदी पर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना और तपोवन परियोजना को जिस तरह क्षति पहुंची है उससे अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका है। इस आशंका के बीच राहत की बात यह है कि तबाही में फंसे कई लोग बचा लिए गए हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। यह दुखद है कि इस आपदा की चपेट में आए सभी लोग भाग्यशाली नहीं निकले, लेकिन यह संतोषजनक है कि बचाव और राहत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि इस बार राहत और बचाव का अभियान तत्काल शुरू करने में सफलता मिली। इस अभियान में विभिन्न बल जिस तरह आनन फानन जुटे वह उल्लेखनीय है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि समय के साथ यह तंत्र सुगठित हुआ है जो अचानक आई किसी आपदा के वक्त राहत बचाव काम करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। व्यापक असर वाली इस आपदा से हुई क्षति को लेकर लगाए जा रहे अनुमान के बीच यही उम्मीद की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, टीम इंडिया पर फॉलो ऑन का खतरा। ऋषभ पंत की पारी का जैसा अंत हुआ, उन्होंने 88 गेंदों में 91 रन बनाए। इंग्लैंड ने चेन्नई टेस्ट के तीसरे दिन मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। पंत और चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने 73 रन बनाए के बीच खत्म हुई 5वें विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी के बाद दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने इंग्लैंड के 578 रनों के बड़े स्कोर के आगे 257 रनों पर 6 विकेट गंवा दिए। भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी 122 रन चाहिए। वाशिंगटन सुंदरन 33 रन और रविचंद्र अश्विन 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। तो ये आज का यानी कि 8 फरवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।